दोस्तों, आज हम लोग श्री पार्थ जी के पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे और इनका पोर्टफोलियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस पूरे वीडियो के दौरान आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले कुछ इनकी बारे में बेसिक्स की बात कर रहे हैं तो इनकी एज अभी 32 ईयर्स की है और इनका जो टाइम होराइजन है वो लगभग 18 साल का है, जो कि काफ़ी लॉन्ग पीरियड है, जो कि बहुत अच्छा बात है क्योंकि जितना लंबे समय तक आप अपने पैसे को होल्ड करके रखेंगे मार्केट में, उतना ही आपका पैसा कंपाउंडिंग के तहत ग्रो कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर ये एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और रिस्क लेने में इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मेन जो इनका फंड है उसके बारे में देखते हैं क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वे में इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को बनाया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं पराग पारिख में इनका 1800 का कंट्रीब्यूशन है। एक्सिस ग्रोथ जो कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, इसमें 1500 इनका जा रहा है। एचडीएफसी डिफेंस जो कि सेक्टोरियल फंड है, पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट होता है, इसमें इनका 1200 रुपये इन्वेस्ट हो रहा है। महिंद्रा मिड कैप में देखिए 1600 रुपये इनका इन्वेस्ट हो रहा है। एसबीआई स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, ये स्मॉल कैप का इंडेक्स फंड है जिसमें इनका 1200 इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसके साथ ही साथ अगर मैं और आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैनरा रोबैको स्मॉल कैप में इनका 1200 का इन्वेस्टमेंट है। ये स्मॉल कैप कैटेगरी का है जिसमें 1200 रुपये ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। सातवां फंड ये टाटा स्मॉल कैप का ले रखे हैं जिसमें 1300 इनका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आठवां फंड मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 FOF यानी फंड ऑफ फंड में इनका 1000 इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये एक इंटरनेशनल फंड है। ठीक है, और 8 फंड अभी ये इन्वेस्ट कर रहे हैं और अभी भी इनका एक प्लान है आप लेने के लिए, ये इन्होंने कमेंट किया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनका बंधन स्मॉल कैप या फिर किसी सेक्टोरियल फंड में ये इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं 1200 रुपये। अभी जो करंट इनकी SIP चल रही है वो 10,800 की चल रही है, 10,800 की। और ये जब जो नया प्लान कर रहे हैं इसको जब हम लोग ऐड कर देंगे तो इनका जो टोटल अमाउंट हो जाएगा SIP का वो 12,000 रुपया हो जाएगा। अभी इनकी करंट SIP 8 फंड में चल रही है और अगर एक नया फंड लेने के लिए ये सोच रहे हैं तो टोटल 9 फंड हो जाएगा SIP के तहत ये इसमें इन्वेस्ट कर रहे होंगे। अब 12,000 के अमाउंट पर 9 SIP बहुत ज़्यादा है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन कर देते हैं। यहाँ पर 12,000 अमाउंट पर 9 फंड में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो SIP के थ्रू ये कर रहे हैं इनमें बहुत ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो गया है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपको खासा नुकसान देखने को मिलेगा। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, एक एक पॉइंट पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमारा जो टाइम पीरियड है 18 साल मैं यहाँ पर मान करके चला हूँ जैसा कि इन्होंने बताया है। 18 साल चूँकि लॉन्ग पीरियड हो गया तो इस समय हम अपना जो एक्सपोजर रखेंगे वो लार्ज, मिड और स्मॉल में इस टाइम पीरियड को ध्यान में रख करके रखेंगे। तो चूंकि 18 साल बहुत लंबा पीरियड है तो हम लार्ज कैप में अपना जो एक्सपोजर है वो थोड़ा कम रखेंगे क्योंकि लार्ज कैप में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न देखने को मिलता है। मिड कैप में अगर हम लोग बात करें तो 17 से 20% हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं और स्मॉल कैप में बात करें तो 20 से 22% हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि इतना करना नहीं चाहिए, 20% बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी पिछले कुछ वर्षों का अगर हम लोग रिकॉर्ड देखें तो इतना लगभग मिलने की संभावना रहती है। हालांकि लास्ट या फिर प्रीवियस जो रिटर्न होता है वो फ्यूचर की गारंटी नहीं देता है, लेकिन फिर भी हम लोग एक एक्सपेक्ट करके ये चलते हैं कि इतना रिटर्न हमें मिलने की संभावना रहेगी। तो लार्ज में हम अपना एक्सपोजर कम रखेंगे क्योंकि इनका टाइम होराइजन बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है। अब इनके टाइम होराइजन के हिसाब से हम अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 20% लार्ज कैप में रखेंगे, 60% हम मिड कैप में रखेंगे और स्मॉल कैप में 20% यहाँ पर हम अपना इन्वेस्टमेंट रखेंगे। तीनों को जोड़ दीजिए, 60, 20, 80, 20, 100, टोटल आपका 100% यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो गया। मिड कैप जो है इसमें मैं ज़्यादा एक्सपोजर इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इनका जो टाइम होराइजन है 15 से 18 साल। तो ये मिड कैप कैटेगरी जो है वो लार्ज कैप से आपको ज़्यादा रिटर्न बना करके देगी, लेकिन वोलेटिलिटी के मामले में ये लार्ज कैप से थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल होगा। वहीं पर ये स्मॉल कैप से थोड़ा कम रिटर्न बना करके देगा, लेकिन ये स्टेबल होगा स्मॉल कैप की तुलना में। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना एक्सपोजर जो है वो मिड कैप में ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, अब इसी पूरे सिनेरियो को ध्यान में रख करके हम अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करने वाले हैं। मैं यहाँ पर फिर से एक बार याद दिला दूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। इस सजेशन को मानना या ना मानना आपके ऊपर है और आप अपने पर्सनल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिएगा अपने पोर्टफोलियो में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने से पहले। ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है और अगर आप पहले से अवेयर रहेंगे तो इन सभी चीज़ों
के लिए समझना और बाद में अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखने में आपको बड़ी आसानी होती है। ठीक है, तो जरूर सलाह ले लीजिएगा अपने पर्सनल एडवाइजर से। चलिए, सबसे पहले पहला जो इनका फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, अपने कैटेगरी में टॉप परफॉर्मर के तौर पर ये जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। भले ही इसने 1 साल 2 साल 3 साल में नंबर 1 परफॉर्मेंस ना दी हो, लेकिन पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे, पिछले 12 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो ये फंड जो है वो कंसिस्टेंट परफॉर्म करके दे रहा है और अच्छा खासा रिटर्न बना करके दे रहा है। तो इनका जो ये पहला इन्वेस्टमेंट है, इसे यहाँ पर इन्हें कंटिन्यू जरूर करना चाहिए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के बारे में कुछ बेसिक डिटेल हम लोग पहले देख लेते हैं और यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को हिंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का है, मतलब कि ये जो सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार फंड मैनेजर जो होगा उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो अगर चाहे तो लार्ज में, मिड में और स्मॉल कैप में अपना एक्सपोजर रख सकता है जितना % वो चाहे। ठीक है, तो पूरी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और यहाँ पर मैं अगर आपको इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल दिखाऊं तो इक्विटी में इनका एक्सपोजर लगभग 84% है और 16% ये डेट और डेट ओरिएंटेड कैश में अपना इन्वेस्टमेंट रखे हुए हैं। लार्ज कैप में इनकी मेजॉरिटी है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 56% टोटल इन्वेस्टमेंट का ये लार्ज कैप में डाल रहे हैं। यानी कि यहाँ से अगर आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लार्ज कैप का अच्छा खासा एक्सपोजर आपको मिल जा रहा है। मैंने आपको जो बताया था कि हम लोग लार्ज में अपना जो एक्सपोजर रखेंगे, कितना रखेंगे, 20% रखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट का। अगर टोटल इनका जो SIP का अमाउंट है वो 12,000 है, तो इसका अगर हम लोग 20% निकालें तो कितना आ जाएगा, 2400 रुपया आ जाएगा। तो हमें ये तय करना है कि लार्ज कैप के थ्रू ये 2400 रुपया अपना इन्वेस्ट करें, किसमें, इस पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के थ्रू। ठीक है, तो हमें ये कैलकुलेट करना होगा। देखिए 56% ये किस में जा रहा है, लार्ज कैप में जा रहा है, यानी कि हमें 56%, ध्यान से सुनिएगा, 56% बराबर ये वैल्यू हो जाएगी 2400 के रुपया के बराबर। ठीक है, तो हम लोग यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं। 56% अगर 2400 के बराबर है तो 100% हमें निकालना होगा। 100% निकालने का मतलब हम ये चेक करना चाहते हैं कि पराग पारिक में हमें टोटल कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा ताकि लार्ज कैप में हमारा यहाँ पर ओवरऑल 2400 हो जाए, जो कि 12,000 का 20% इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे यूनिटरी मेथड से, यानी कि 100 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला जो है नीचे आकर के 56 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लगभग आएगा 4280 के करीब आएगा, 80-85 के करीब आएगा। तो अगर हम लोग इसको राउंड फिगर कर दें तो यहाँ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो 4200 के आसपास रख सकते हैं। यहाँ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट 4200 रख सकते हैं, किसमें, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में। इससे आपको क्या हो रहा है कि लार्ज कैप का 20% जो एक्सपोजर है 2400 रुपया, वो आप यहाँ से रख पाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 4200 का अगर मैं आपको 56% निकाल करके दिखाने की कोशिश करूँ, देखिए 4200 मैंने आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पर सुझाव दिया और इसका 56% मैं निकाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि लार्ज कैप में 56% इनका एक्सपोजर है और डिवाइडेड बाय 100 कर दे रहा हूं, तो यहां से देखिए ये 0 कट जाएगा। अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 42 और मल्टीप्लाई बाय 56 हो जाएगा। तो देखिए 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 6 चौक 24, 1 25 और यहां से कटेगा तो 5 दूनी 10, हाथ में 1, 4 5 20 और 1 21, 2 5 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, कितना आ रहा है, 2352, जो कि लगभग कितने के बराबर है, 2400 के बराबर है। मैंने आपको बताया था कि 2400 टोटल जो इनका इन्वेस्टमेंट है 12,000, उसके हिसाब से 20% लार्ज कैप में इनका एक्सपोजर होना चाहिए। यानी अगर हम लोग 4200 यहाँ पर इनके पोर्टफोलियो के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं पराग पारिक में, तो इनका लार्ज में एक्सपोजर कितना हो जा रहा है, 20% हो जा रहा है। यहाँ तक तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। तो यहाँ से हम लोग पहला फंड फाइनल कर रहे हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 4200 इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, 8वां जो इनका फंड है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 FOF में ये 1000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये नैस्डैक क्या है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया का जो एक्सचेंज है उसे BSE और दूसरा एक्सचेंज NSE के नाम से आप जानते हैं। इसी प्रकार से नैस्डैक जो है वो अमेरिका का एक्सचेंज है और अमेरिका के एक्सचेंज में जो लिस्टेड 100 सबसे बड़ी कंपनी है उसमें ये एक इंडेक्स फंड होता है जिसमें मोतीलाल ओसवाल के थ्रू ये SIP कर रहे हैं। यानी ये जो अपना 1000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं SIP के थ्रू, ये इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोजर ले रहे हैं अमेरिका के एक्सचेंज के थ्रू इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, तो क्या ये जरूरी है, चलिए इसको समझते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पिछले 20 साल का अगर मैं आपको रिकॉर्ड दिखाऊं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इंडिया का जो सेंसेक्स है यानी कि सेंसिटिविटी इंडेक्स
जो जिसमें 30 कंपनियां लार्ज कैप की है, ये इनका इंडेक्स है। तो पिछले 20 साल में इसने 14.80% पर एनम के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया है। निफ्टी यानी कि जिसमें नेशनल 50 यानी कि टॉप की 50 कंपनियां होती हैं, अगर आप लोग देखेंगे तो पिछले 20 साल में लगभग 14.5% का रिटर्न इसने बना करके दिया हुआ है। वहीं पर डाउ जोन्स जो कि अमेरिका का एक्सचेंज है, यहाँ पर आप इनका रिटर्न देख पा रहे होंगे पिछले अगर मैं बात करूँ 20 साल का, और नैस्डैक जिसमें अभी इनका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आप स्क्रीन पर देखिए नैस्डैक का पिछले 20 साल का अगर मैं आपको रिटर्न दिखाऊं तो ये 12% एनुअल रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं पर एनम। अब आप देख लीजिए कि नैस्डैक जो है वो आपको इंडिया का जो सेंसेक्स है और जो निफ्टी है उससे भी कम रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। कहने का मतलब कि अगर आप लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट कर देंगे तो नैस्डैक को आप बीट कर देंगे, यानी कि नैस्डैक आपको कम रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। पिछले 20 साल का अगर मैं रिकॉर्ड आपको दिखाऊं तो नैस्डैक में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है कि आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट करिए। और दोस्तों यहाँ पर नो डाउट हमें फॉरेन एक्सपोजर भी लेना जरूरी है। और अगर आप पराग पारी को कंटिन्यू करते हैं, जैसा कि मैंने आपको सलाह दिया, तो पराग पारी के थ्रू फॉरेन एक्सपोजर, अमेरिका की कंपनी का एक्सपोजर आप ऑलरेडी ले चुके हैं। मैं यहाँ पर अगर टॉप होल्डिंग दिखाऊं 30 जून 2024 तक का ये आंकड़ा है उसके हिसाब से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पराग पारी का यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट स्टाइल अगर आपको दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ाबेट INC क्लास ए, ये अमेरिका की कंपनी है। इसके अलावा आप देख लीजिए माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की कंपनी है। मेटा जो आप फेसबुक चलाते हैं उनकी पेरेंट कंपनी है। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे Amazon.com, यहाँ पर देख लीजिए ऑलरेडी आप फॉरेन एक्सपोजर ले चुके हैं, यानी कि जो अमेरिका की कंपनी जो नैस्डैक के थ्रू आप एक्सपोजर लेना चाहते हैं वो ऑलरेडी पराग पारिक में इंक्लूडेड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका परसेंटेज भी अच्छा खासा है। तो ऑलरेडी आप यहाँ पर नैस्डैक से एसोसिएटेड कंपनी का एक्सपोजर पराग पारिक के थ्रू ले रहे हैं, तो अलग से नैस्डैक का इंडेक्स फंड लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और इसका एक ड्रॉबैक भी है, मैं आपको बताता हूँ। जब रिसेशन आता है, जैसे 2008 का जब रिसेशन आया था, तो इंडिया पर उसका इम्पैक्ट कम पड़ा था दूसरे देशों की तुलना में। तो यहाँ पर अगर आप नैस्डैक के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो भी आपका AMC है, जैसे आपने मोतीलाल ओसवाल का लिया है, तो मोतीलाल ओसवाल बाउंड है कि वो नैस्डैक से एसोसिएटेड कंपनी में ही आपका पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, यानी नैस्डैक से वो बाहर नहीं जा सकती है। भले ही वहाँ पर इकोनॉमी अच्छा करे या ना करे, उनकी मजबूरी है कि नैस्डैक से एसोसिएटेड कंपनी में ही वो आपका पैसा डालेगी। तो यहाँ पर आपने क्या किया, मोतीलाल ओसवाल AMC को क्या किया, बाउंड कर दिया नैस्डैक से एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहां पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सीमित हो जाता है रिसेशन के कंडीशन में, और रिसेशन के कंडीशन में इंडिया की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करती है। आपने 2008 में इसका अच्छा खासा उदाहरण देख रखा है। तो ऑलरेडी आपका जो फॉरेन एक्सपोजर है वो ऑलरेडी पराग पारिक से मिल रहा है, तो अलग से फंड लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से जो मोतीलाल नैस्डैक 100 FOF में इनका इन्वेस्टमेंट 1000 है, मैं इन्हें सलाह दूंगा कि ये इन्हें डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, यहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट रोक देना चाहिए इनको। साथ ही साथ इनका जो प्लान है, ये चाहते हैं कि बंधन स्मॉल कैप या फिर किसी सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। मैं सेक्टोरल फंड कभी भी किसी को सलाह नहीं देता, क्योंकि सेक्टोरल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास प्रॉपर टाइम होनी चाहिए और प्रॉपर रिसर्च करने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि सेक्टोरल फंड जो होता है, जैसे मान लीजिए कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप मान लीजिए कि मेडिकल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप मान लीजिए कि इंश्योरेंस सेक्टर में करना चाहते हैं, बैंकिंग में करना चाहते हैं, लेकिन ये सभी जो सेक्टोरल फंड होते हैं वो कभी ना कभी एक साइकिल इनकी चलती रहती है। जैसे अभी आप देखेंगे तो कुछ सेक्टोरल फंड बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, पिछले एक साल में 100% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, यानी आपका पैसा एक साल में ही डबल हो गया। लेकिन जब ये मार्केट गिरते हैं तो बहुत लंबे समय तक ऐसे फंड परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो उस दौरान आप इस फंड में फंसे रह सकते हैं। जैसे इनका आप तीसरे नंबर का आप इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, HDFC डिफेंस फंड में ये कर रहे हैं। डिफेंस फंड जो कि एक सेक्टोरल फंड है, यानी डिफेंस से एसोसिएटेड जो कंपनीज होंगी उन्हीं में आपका पैसा केवल इन्वेस्ट किया जाएगा। अब मान लीजिए कि डिफेंस सेक्टर किसी समय नहीं चला, तो उस समय जिस AMC के थ्रू, यानी HDFC AMC के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उस AMC को आपने बाउंड कर दिया कि डिफेंस से ही जुड़ी कंपनी में आपका पैसा डालना है, और ये अगर परफॉर्म नहीं करेगी तो आपका पैसा लंबे समय तक यहाँ पर स्टक होकर के रह जाएगा, आप निगेटिव में निकालना नहीं चाहेंगे और ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा होगा। यानी कि हमें क्या करना चाहिए, AMC को ऐसे जगह इन्वेस्ट करने के लिए देना चाहिए कोई भी बाउंडेशन ना हो, वो जहां पर भी चाहे। अगर AMC के फंड मैनेजर को लगता है कि इस समय ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगी तो उसमें आपका पैसा का एक्सपोजर ज़्यादा रख दे। किसी समय मान लीजिए, क्योंकि ये हमेशा नहीं है कि डिफेंस सेक्टर हमेशा चलेगा या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा चलेगा या फिर मेडिकल फील्ड हमेशा चलेगा, वो एक साइकिल के तौर पर चलता है, कभी इसका नंबर आता है कभी उसका नंबर आता है। तो अगर आप एक नॉर्मल फंड में इन्वेस्ट करेंगे जो कि सेक्टोरल फंड नहीं है, तो वहां पर फंड
मैनेजर अपनी काबिलियत के हिसाब से आपका फंड क्या करता है, ऑटोमेटिक रोटेट करता रहता है जो फंड जो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। जबकि यहां पर डिफेंस सेक्टर में आपने पैसा डाल दिया तो आप अपने पैसे को बाउंड कर दिए कि भले ये फंड चले या ना चले, भले ही ये सेक्टर चले या ना चले, आप इसमें ही इन्वेस्ट रहेंगे। यानी इससे आपको लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा हो सकता है कि निगेटिविटी देखने को मिल सकती है, आपका फंड हो सकता है अच्छे से ग्रो ना कर पाए, क्योंकि अभी तो ये ग्रो कर रहा है लेकिन भविष्य में इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं रहते तो आपका फंड मैनेजर जो है वो जिस सेक्टर में अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा उसमें वो पैसे को रोटेट कर पाता। लेकिन इसमें अगर आपने कर दिया तो अब आपका पैसा डिफेंस में ही रह जाएगा। तो मैं कभी भी किसी को सेक्टोरल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं देता, भले ही वो आपको 200% ही क्यों ना रिटर्न दे करके जाए एक साल में। देखिए यहां पर जो चीज़ें चलनी थी वो चल चुकी है, कब मार्केट गिर जाए डिफेंस सेक्टर का कोई नहीं बता सकता। तो सेक्टोरल फंड से निश्चित तौर पर एक रिटेल इन्वेस्टर को बच करके रहना चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, बहुत ज़्यादा मार्केट को टाइम करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अगर आप इन सभी चीज़ों को लेकर के टाइम दे सकते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर की मैं बात बता रहा हूं जो कि बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है और अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहता, उनके लिए सेक्टोरल फंड अच्छा नहीं होता है, उनके लिए नॉर्मल फंड ही होना चाहिए। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि यहाँ से HDFC डिफेंस फंड को आपको यहाँ से डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल को भी मैंने डिसकंटिन्यू करने का आपको सलाह दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि ऑलरेडी आप फॉरेन का एक्सपोजर ले चुके हैं, नैस्डैक से एसोसिएटेड जो कंपनी है उनका एक्सपोजर पराग पारिक के थ्रू ले चुके हैं। फिर आपका जो एक और प्रश्न था कि सेक्टोरल फंड आप लेना चाहते हैं, तो मैं यहां पर ये भी बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा। ठीक है, चलिए पहला हमने ले लिया पराग पारिक का, जिसमें हमारा एक्सपोजर कितना होगा, 4200 का होगा। दूसरा इनका जो फंड है एक्सिस ग्रोथ फंड, जिसमें ये 1500 इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक्सिस ग्रोथ फंड का अगर आप स्ट्रेटजी देखेंगे तो ये लार्ज कैप और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, अब लार्ज कैप और मिड कैप में, लार्ज में ऑलरेडी हम एक्सपोजर किसके थ्रू ले चुके हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के थ्रू। तो यहाँ पर हमें एक्सिस ग्रोथ के थ्रू लार्ज और मिड में एक्सपोजर लेने की कोई खास जरूरत नहीं है। और अगर आप एक्सिस का परफॉर्मेंस देखेंगे लास्ट कुछ ईयर से बहुत अच्छा नहीं रहा है, और वैसे भी हमें एक्सपोजर से मतलब है, पर्टिकुलर किसी AMC से मतलब नहीं है। तो मैं यहाँ पर इसे डिसकंटिन्यू करने की आपको सलाह दूंगा, और इसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसको आपको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। महिंद्रा मिड कैप, ये देखिए ये एक प्योर मिड कैप इनका इन्वेस्टमेंट है। तो महिंद्रा मिड कैप फंड इस समय इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन ये बहुत पुराना फंड नहीं है। देखिए अगर मैं आपको इनके डिटेल में दिखाऊँ, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। यहाँ पर मैंने ऑल पर सेलेक्ट किया है। मैं यहाँ पर आपको कर्सर रख करके दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पर डेट देखिएगा। डेट मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये 2018 का डेट आ रहा है, आज हम लोग 2024 में, यानी सिर्फ 6 साल पुराना ही ये फंड है। अगर इस फंड का बाकी परफॉर्मेंस मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर इनकी होल्डिंग जो है वो 65 स्टॉक्स में इनकी होल्डिंग है। और कुछ टेक्निकल डेटा पर अगर हम लोग बात करें तो इक्विटी में जो इनका एक्सपोजर है वो 95.7% के आसपास है, कैश में इनका 4.5% के आसपास है। और यहाँ पर अगर हम लोग अल्फ़ा बीटा की बात करें, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये फंड कितना रिस्क ले रहा है या फिर क्या चीज़ें कर रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीटा की वैल्यू जो है वो 0.99 है, जो कि 1 के करीब है। यानी जितना बेंचमार्क, यानी मिड कैप कैटेगरी का जो बेंचमार्क होता है, जितना वो होगा उतना ही वोलेटाइल ये भी होगा। ठीक है, लगभग 1 के आसपास है। अल्फा का वैल्यू देखिए बहुत अच्छा नहीं बोला जाएगा, हालांकि ये अपने बेंचमार्क से अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अल्फा की वैल्यू नहीं है। शार्प रेशियो देखिए 1.45 के आसपास है, और शॉर्टिनो रेशियो देखिए 2.47 के पास है। शार्प और शॉर्टिनो हमें ये बताते हैं, शार्प रेशियो की अगर ये कोई फंड रिस्क ले रहा है तो रिस्क को एडजस्ट करने के बाद से कितना ज़्यादा रिटर्न ये जनरेट करके देगा, और शॉर्टिनो रेशियो में ये बताता है डाउन साइड प्रोटेक्शन ये हमें कितना देगा। तो फंड तो अच्छा है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये फंड बहुत पुराना नहीं है, 5 से 6 साल पुराना फंड है। और यहाँ पर शार्प रेशियो भी बहुत अच्छा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप चाहें तो इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत पुराना फंड नहीं है, बस यहाँ पर एक ये इशू है। अगर आप चाहें तो मिड कैप कैटेगरी का मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर इनका अगर मैं आपको रिकॉर्ड दिखाऊं तो ये बहुत पुराना फंड है और काफ़ी अपनी कैटेगरी में अच्छा परफॉर्मेंस भी इनका रहा है। यहाँ पर मैं कर्सर रख करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 2014 से फंड है, और आज इसको फंड को अगर आप देखें तो लगभग 10 साल का समय हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं इनकी रेटिंग दिखाऊं तो काफ़ी ठीक ठाक इनका परफॉर्मेंस रहा है। और कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पर बात करें तो 24 स्टॉक्स में इनकी होल्डिंग है, और साथ ही साथ इनका जो एक्सपोजर है 95% के आसपास इक्विटी में है, कैश में इनका 5% के आसपास है। और टेक्निकल पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर मैं
जिस पॉइंट की बात करना चाहता था, आप स्क्रीन पर देखिए, इनका बीटा का वैल्यू 0.87% है, यानी ये कम वोलेटाइल होगा जो आप ऑलरेडी महिंद्रा मैन्युलाइफ ले रखे हैं। और अल्फा का वैल्यू देखिए बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये फंड जो है एक तरीके से रिस्क भी कम ले रहा है और आपको रिटर्न भी ज़्यादा जनरेट करके देगा बेंचमार्क की तुलना में। इसके अलावा अगर मैं आपको शार्प रेशो दिखाऊं जो कि उससे ज़्यादा है, शॉर्टिनो रेशो दिखाऊं तो उससे भी ज़्यादा, यानी डाउन साइड प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहें तो महिंद्रा मैन्युलाइफ में जो आपका एक्सपोजर है 1600 का, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं मिड कैप कैटेगरी में। ये मिड कैप की बात हो रही है, और दूसरा मिड कैप में ये पहला फंड है, और मिड कैप में ही दूसरा फंड आप मोतीलाल को ले सकते हैं। और इसमें कितना आपको एक्सपोजर रखना चाहिए? टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट 12,000 का है, हमने ऑलरेडी कितना निकाल दिया है? 4200 किसमें? पराग पारिख में। पराग पारिख में 4200 निकाल दिया है। अब यहाँ पर आपको ये भी समझना है, पराग पारिख फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का है जिसमें मिड कैप और स्मॉल कैप ऑलरेडी है, यानी मिड कैप का कुछ एक्सपोजर आपको पराग पारिख के थ्रू मिल चुका है। हमने 12,000 का टोटल 60% तय किया था कि हम मिड कैप में रखेंगे, लेकिन ऑलरेडी इसमें कुछ एक्सपोजर जा चुका है, तो अब हम लोग 50 की जगह कितना परसेंट रखेंगे? 50% रखेंगे, यानी 12,000 का 50% कितना आता है? 6,000। कितना आता है? 6,000। ऑलरेडी महिंद्रा मैन्युलाइफ में आपका 1600 जा रहा है। अगर आप चाहें तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और बाकी जो फंड बचा आप मोतीलाल में डाल सकते हैं। मोतीलाल में आपको कितना डालना चाहिए? 0 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, और यहाँ 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, यानी 4400 आपको मोतीलाल ओसवाल में डाल देना चाहिए। तो अभी तक हमारा कौन कौन सा फंड हो गया? पहला पराग पारिख फ्लैक्सी कैप में जिसमें 4200 आपको डालना है, और दूसरा हमारा हो गया महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप में, महिंद्रा मिड कैप में, जो कि आपका 1600 जा रहा है ऑलरेडी। और तीसरा जो हमारा फंड हो गया मोतीलाल मिड कैप, ठीक है, मोतीलाल मिड, जिसमें आपको डालना है 4400। और इन तीनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 6 ये और 4200 ये, यानी कि 10,200 हमारा ऑलरेडी हो चुका है। अब कितना फंड बचा? टोटल आपका इन्वेस्टमेंट 12,000 का है, तो इसमें से 10,200 अगर हम लोग घटा दें तो कितना बचा? अभी हमारे पास फंड बचा है 1800, और ये फंड जो है वो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए स्मॉल कैप में। अब आपके मन में सवाल आएगा कि टोटल 12,000 का ये जो हमने देखा था कि 20% इन्वेस्टमेंट करना है, तो 12,000 का 20% कितना होता है? वो होता है 2400, जबकि ये सिर्फ हमारे पास 1800 ही बच रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि पराग पारिख में स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर था। अगर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप देखेंगे तो यहाँ पर भी स्मॉल कैप का थोड़ा बहुत एक्सपोजर है। तो ऑलरेडी उन दोनों फंड के माध्यम से आपका स्मॉल कैप में एक्सपोजर जा चुका है, इसलिए यहाँ पर 2400 ना बच करके 1800 बचा है। तो इन 1800 को हमें किसमें पार्क करना होगा? हमें स्मॉल कैप में पार्क करना होगा। अब चलिए देखते हैं कि आपका कौन कौन सा और फंड बचा हुआ है। अभी तक के हिसाब से हमने इसे कंसीडर किया पराग पारिख में 4200 रुपया, ठीक है। एक्सिस इसे इग्नोर करना है, HDFC इसको भी इग्नोर करना है, महिंद्रा मैन्युलाइफ इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। SBI स्मॉल कैप इंडेक्स फंड, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये इंडेक्स फंड है, ये एक इंडेक्स फंड है। हमारे पास फंड बचा है 1800 रुपया, जिसे हमें स्मॉल कैप में डालना है। आपका ऑलरेडी कैनरा रोबैको स्मॉल कैप में 1200 रुपया का SIP जो है वो चल रहा है, और इसके अलावा टाटा स्मॉल कैप में भी आपकी SIP चल रही है 1300 रुपये की, ठीक है। इसके अलावा आपने सजेशन ये भी पूछा था कि आप बंधन स्मॉल कैप भी लेना चाहते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपकी जो SIP की अमाउंट है, जितना आपका इन्वेस्टमेंट है 12,000 रुपये, उसके हिसाब से फंड बहुत ज़्यादा आपने ले रखा है। इतना फंड हमें लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब आप फंड लेते हैं तो उससे आपका ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, जिससे लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिलता है। एक एवरेज रिटर्न आपको देखने को मिलेगा अगर आप बहुत ज़्यादा फंड रखेंगे तो हमें लिमिटेड फंड के साथ अच्छे तरीके से पोर्टफोलियो को डिजाइन करने की आवश्यकता पड़ती है। अभी जो स्मॉल कैप कैटेगरी में आपके पास फंड है वो आपने टाटा बताया हुआ है और कैनरा रोबैको बताया हुआ है, और बंधन स्मॉल कैप में आप एक्सपोजर लेने की सोच रहे हैं। तो इन तीनों फंड के बारे में एक बार कंपेरिजन कर लेते हैं कि कौन सा फंड आपके लिए बेहतर हो सकता है। यहाँ पर मैं अगर आपको रिटर्न के मामले में चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 साल का अगर मैं डेटा को सेलेक्ट करता हूँ तो 5 साल के डेटा में कैनरा रोबैको ने जो रिटर्न दिया है वो 35.8% का दिया है, टाटा ने 35% का दिया है, और बंधन का 0 शो कर रहा है, इसलिए क्योंकि ये बहुत पुराना फंड नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं और डिटेल में आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर और डिटेल में आप देख सकते हैं। देखिए ये जो डेटा है ये कैनरा रोबैको का है, ये बंधन का है, और ये टाटा का है। तो यहाँ पर देखिए 1 साल में कैनरा रोबैको ने 43% रिटर्न जनरेट करके दिया है, बंधन ने यहाँ पर 73% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, और टाटा ने यहाँ पर 49% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। 3 साल का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो कैनरा रोबैको 27%, बंधन 28% और टाटा यहाँ पर 28.7%। 5 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो 35.8% के साथ कैनरा रोबैको है और 35% के साथ टाटा है, और ये
नया फंड है तो यहाँ पर NA शो कर रहा है, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर हम लोग कुछ और टर्म्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कैनरा रोबैको है ये 2019 में फरवरी में स्टार्ट हुआ था, 2020 में आपका बंधन स्टार्ट हुआ था और 2018 में टाटा स्टार्ट हुआ था। तो तीनों में जो सबसे पुराना फंड है वो टाटा है। और साथ ही साथ टाटा के साथ एक और आपके लिए प्लस पॉइंट है कि जो एक्सपेंस रेशियो है वो टाटा का सबसे कम है, 0.31%, यानी सबसे कम फीस आपको सालाना यहाँ पर पे करना पड़ेगा एक्सपेंस रेशियो के तौर पर। तो इन तीनों में अगर आपको बेस्ट परफॉर्मर के तौर पर चुनना हो तो नो डाउट टाटा आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि इसका रिटर्न भी ठीक ठाक है, ये सबसे पुराना फंड भी है इन तीनों में, और साथ ही साथ इसका एक्सपेंस रेशियो भी सबसे कम है, ठीक है। अगर आप 2018, क्योंकि ये भी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 6 साल पुराना ही फंड है, तो अगर आप इससे भी पुराना फंड कंसीडर करना चाहते हैं तो SBI स्मॉल कैप को आप कंसीडर कर सकते हैं। जो आपका ऑलरेडी SBI का आपने स्मॉल कैप में ले रखा है वो इंडेक्स फंड है, तो इंडेक्स फंड आपको इतने लंबे समय के लिए कंसीडर करने की सलाह मैं नहीं दूंगा, आपको एक एक्टिव फंड लेना चाहिए। तो अगर आप चाहें तो टाटा के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर अगर बहुत पुराना फंड चाहिए तो SBI को आप कंसीडर कर सकते हैं, जो कि बहुत पुराना फंड है और पिछले कई सालों से एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर के तौर पर उतरा हुआ है, ठीक है। अगर पूरे वीडियो को मैं समराइज करूं तो यहाँ पर देख सकते हैं पराग पारिक फ्लैक्सी कैप को आपको कंटिन्यू करना चाहिए 4200 मंथली SIP के साथ, ठीक है। उसके बाद से एक्सिस ग्रोथ को आपको हटाने की सलाह दी जाती है, हटाएं या ना हटाएं ये आपका अंतिम फैसला होगा। HDFC डिफेंस फंड आपको हटाने की सलाह दी जाती है। महिंद्रा मिड कैप आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक और मिड कैप कैटेगरी का मोतीलाल मिड आपको लेकर के चलना होगा, मोतीलाल मिड कैटेगरी का, ठीक है, जिसमें आपको 4400 रुपये SIP करना चाहिए, ठीक है। और SBI स्मॉल कैप इंडेक्स फंड है तो इसको हटाने की सलाह दी जाती है। कैनरा रोबैको स्मॉल कैप आप हटा सकते हैं। टाटा स्मॉल कैप इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर इसका जो अमाउंट होगा वो 1300 नहीं बल्कि आपका 1800 होना चाहिए। या तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर बहुत पुराना फंड चाहिए तो आप SBI का स्मॉल कैप कंसीडर कर सकते हैं, इसमें आप 1800 डाल सकते हैं। मतलब कि टाटा भी बहुत अच्छा फंड है, नो डाउट बहुत अच्छा फंड है, लेकिन अगर आप पुराने फंड की बात करेंगे तो SBI आपके लिए पुराना फंड हो सकता है और एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी आपकी इच्छा हो, आप चाहें तो इसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं टाटा को 1800 के साथ, ठीक है। बाकी मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक आपको हटा देना चाहिए। तो अभी हमारे पास कितने फंड हो गए देखिए, एक फंड ये, दूसरा फंड ये, तीसरा फंड ये और चौथा फंड ये। आपको अभी जो आप 9 फंड की SIP कर रहे हैं वो सारे आपको फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि 12,000 अमाउंट के साथ इतना ज़्यादा आपको फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। आपको सिर्फ 4 फंड रखें, आपका 12,000 के SIP अमाउंट के साथ बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा। पहला आपका होगा पराग पारिक जिसमें 4200, दूसरा आपका होगा महिंद्रा मिड कैप जिसमें आपका ऑलरेडी 1600 का चल रहा है, तीसरा आपका फंड होगा मोतीलाल मिड कैप जिसमें 4400 आपका जाएगा, और चौथा फंड होगा टाटा स्मॉल कैप या फिर SBI स्मॉल कैप जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट होगा 1800। सबको जोड़ देते हैं, देखिए 4 ही फंड मैं बता रहा हूँ आपको, पहला पराग पारिक, दूसरा महिंद्रा मिड कैप, तीसरा मोतीलाल मिड कैप और चौथा SBI स्मॉल कैप या फिर टाटा स्मॉल कैप। सबको जोड़ते हैं 0 0 2 6 8 8 4 12 12 8 20 का 0, हाथ में 2 4 2 6 7 4 11 और 1 12। देखिए टोटल 12,000 का आपका अमाउंट हो गया। यही 4 फंड लेकर के आप कंटिन्यू करिए, लॉन्ग टर्म में आप अच्छा खासा कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि जो 4 फंड मैं बता रहा हूँ, चाहे आप कोई भी पोर्टफोलियो डिजाइन क्यों ना कर ले, अगर आप इसी पोर्टफोलियो को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो हर एक 2 साल में आपको आपके म्यूचुअल फंड को रिव्यू करने की जरूरत पड़ती है, और अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसे परिवर्तन करने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि एक बार आपने जो फंड ले लिया या फिर जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आने वाले 18 साल तक ये परफॉर्म ही करे। तो हर एक 2 साल में आपको इसका रिव्यू करना चाहिए, और रिव्यू करके बदलने की जरूरत इसलिए भी होती है क्योंकि जब आपका कॉर्पस धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा यूनियन बजट 2024-25 में जो टैक्स है उसको बढ़ा दिया गया। चाहे आप शॉर्ट टर्म की बात करें या फिर लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पहले जो 10% हुआ करता था अब 12.5% हो गया है। तो आप टैक्स हार्वेस्टिंग का यूज करते हुए अपने टैक्स लाइबिलिटी को कम कर सकते हैं या फिर इवन जीरो भी कर सकते हैं। तो अगर आप 18 साल बाद अपना पूरा फंड निकालेंगे तो उस समय आपका एक अच्छा खासा कॉर्पस जनरेट हो चुका होगा, और उस समय आपका कैपिटल गेन टैक्स के नाम पर लाखों रुपया वहाँ पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो प्रत्येक 2 साल में अगर आप रिव्यू करते हैं तो आप
उन फंड्स को यहाँ से हटा भी सकते हैं जो कि परफॉर्म नहीं कर रहा, और साथ ही साथ आप अपना टैक्स हार्वेस्टिंग के तहत टैक्स लायबिलिटी को भी कम कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, और चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। समय समय पर आपको इस प्रकार की सलाह जरूर मिलती रहेगी, जिससे आप अपने कॉर्पस को और अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और स्पेशली श्री पार्थ जी को जो सजेशन दिया गया, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि क्या इन सभी चीज़ों से आप सहमत हैं या नहीं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।